वीडियो। आज की वीडियो में हम अपना इंजीनियरिंग फिजिक्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखने वाले हैं, जिसको हम स्टोक्स कर्ल थ्योरम के नाम से जानते हैं। स्टोक्स कर्ल थ्योरम। तो हम देखेंगे ये थ्योरम क्या होती है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम देखेंगे हम इसको ड्राइव कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड उसके बाद हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इधर क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड ए। मतलब कोई अगर वेक्टर फील्ड ए है उसका मैं लाइन इंटीग्रल कर दूं, इसका मतलब ये है कि मेरी वेक्टर फील्ड ए है तो इसका लाइन इंटीग्रल होता है ए डॉट डी एल। तो मैंने इसका अगर लाइन इंटीग्रल कर दिया along a boundary of a closed curve C। तो क्लोज्ड कर्व सी की बाउंड्री में अगर इंटीग्रल करते हैं तो हम ऐसे नीचे सी लिख देते हैं कि कर्व सी के अलॉन्ग किया है। इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल, मतलब हम अगर इसको इक्वल करें तो ये सरफेस इंटीग्रल के इक्वल है। किस चीज का? सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ कर्व ऑफ दैट वेक्टर ऑफ। ये कर्व नहीं है, ये एक्चुअली कर्ल है, CURL। इसका मतलब क्या है? इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड। मतलब सरफेस इंटीग्रल लूंगा मैं किसका? उस वेक्टर फील्ड की कर्ल का। तो वेक्टर फील्ड ए है तो मैंने उसका कर्ल लिया, तो इक्वल टू द कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड व्हेन द सरफेस इंटीग्रेशन इज टर्न्ड ओवर अ सरफेस एस। मतलब उसको हम सरफेस एस के अलोंग कर रहे हैं विच इज इनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री सी। इसका ओवरऑल मतलब ये है कि अगर कोई मेरी इस टाइप से कर्व है, इसमें से एक वेक्टर फील्ड ए निकल रही है, सपोज ए, इसको पार कर रही है। ये 3D स्ट्रक्चर है, आप समझ पा रहे हैं? मतलब ये एक हिसाब से एक्स वाई जेड प्लेन के हिसाब से ये इस प्लेन से बाहर निकल रही है। तो जो ये मेरी कर्व सी है, इसका कुछ ये रीजन सरफेस एरिया जो होगा ये एस सपोज मान लेते हैं। तो ये सी इसका लाइन इंटीग्रल है एंड एस इसका एरिया है। तो इसका हमारा मतलब होता है कि अगर मैं ए डॉट डी एल करूँ, इसको लाइन इंटीग्रल को मुझे अगर सरफेस इंटीग्रल के इक्वल लिखना है, सरफेस इंटीग्रल में हमारा डी एस आता है याद रखिए, या फिर डी ए आता है, डी ए लिख सकते हैं, डी एस लिख सकते हैं। तो उसको हमको कर्ल निकालना पड़ेगा। चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं जिससे और हमको और आसानी से समझ आ जाएगा। सपोज अगर मेरे पास एक क्लोज्ड कर्व सी है, मैं लिख देता हूँ। सपोज we have a close curve C। अगर क्लोज कर्व C है, कुछ इस टाइप से बनी हुई है, एंड इसमें से एक वेक्टर फील्ड A मेरी निकल रही है इसमें से बाहर, A फील्ड। तो अगर मैं इसका लाइन इंटीग्रल करूं तो मैं इसका लाइन इंटीग्रल कैसे लिख सकता हूं? इंटीग्रेशन A डॉट डी एल। ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, बट क्या हो अगर मैं इसके दो पार्ट्स कर दूं? इधर से हमारा डेरिवेशन मेन स्टार्ट होता है। तो इफ वी डिवाइड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व इन टू पार्ट्स, तो इफ वी डिवाइड द एरिया इन टू पार्ट्स तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है देखते हैं। चलिए, तो ये मेरी कर्व थी, फिर से मैंने वही कर्व बनाई सी, लेकिन सपोज मैंने एक लाइन बीच के बीच और खींच दी, फिर से मैंने इसको बीच में एक लाइन और एडअप कर दी, सॉरी एक लाइन ये एडअप कर दी। तो मेरे पास दो रीजन मिल गए, एक रीजन ये, एक रीजन ये, प्लस मेरे पास दो कर्व क्रिएट हो गई। देखिए एक कर्व जो ये मेरी ऊपर वाली मेरे को मिल जाएगी इनक्लोज्ड कर्व, एंड एक कर्व मेरी नीचे वाली मिल जाएगी। तो जो मैं ओवरऑल सरफेस इंटीग्रल निकाल रहा था अभी तक, मतलब मैं इस टाइप से अपनी कर्व को कंप्लीट ट्रेस कर रहा था ऐसे कुछ, तो मेरा जो सरफेस इंटीग्रल निकल रहा था ए डॉट डी एल, ए डॉट डी एल, ये मेरा सरफेस इंटीग्रल था। वो इस टाइम कैसे निकलेगा? तो मैं इसको दो कर्व के सम की इक्वल लिख सकता हूँ। मतलब इस टाइम मैं ऐसे चलूँ, नीचे आता जाऊं, और इधर से ऐसे जाता जाऊं, तो ये मेरी कर्व C1 हो गई। तो अगर मैं कर्व C1 का सरफेस इंटीग्रल लिख दूं ए डॉट डी एल प्लस, सिमिलरली क्या होगा, मेरे पास एक और कर्व C2 भी आ गई, जो मेरी ये कर्व नीचे जा रही थी कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से ऊपर, तो ये इधर से वापस लौटेगी। तो ये मेरी क्लोज्ड कर्व C2 हो गई। तो मैं प्लस इसका इंटीग्रल C2 ए डॉट डी एल लिख सकता हूँ। ये बहुत नॉर्मल सी बात है। एंड मेरे पास जो बीच में मैंने एक बिना मतलब कि एक्स्ट्रा लाइन खींच दी थी, तो इससे एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने फर्स्ट कर्व ली तो मेरा इंटीग्रेशन इस डायरेक्शन में था, एंड जब सेकंड कर्व ली तो मेरा क्लोज्ड कर्व का ये बीच वाली का इंटीग्रेशन इस डायरेक्शन में था। ये एरो से आप देख सकते हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो ओवरऑल इसका मतलब जो हमारी एक्स्ट्रा कर्व है इसका नेट इंटीग्रल होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड हमको जो ये दोनों का सम मिलेगा ये हमारा ओरिजिनल ए डॉट डी एल मिल जाएगा। तो ये बहुत नॉर्मल सी बात थी, हमको समझ आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही अगर इफ वी डिवाइड द एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व सी इन स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया डी ए वन डी ए टू अप टू डी ए एन, ऐसे ही अगर मैं इस कर्व को एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, जैसे अभी तक मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, सपोज मैं इसको बहुत छोटे छोटे ऐसे एन पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, इस तरीके से कुछ मैंने इसमें लाइन खींच दी, तो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे जो बॉक्स बन रहे हैं ये भी मेरी क्लोज्ड कर्व्स बन रही हैं।
तो ऐसे n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिन सबका एरिया कितना है DA1 DA2 एंड टोटल n है, तो हमारा टोटल एरिया DAN है। और कर्व के नाम मैंने रखे C1 C2 C3 अप टू Cn। तो अगर मैं इनका लाइन इंटीग्रल करूँ, क्लोज लाइन इंटीग्रल, तो आप देखिए जब मैं पहली लाइन का क्लोज इंटीग्रल करूंगा, सपोज कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में इस प्रकार से करूंगा, ये एरो आपको समझ आ रहा होगा। ऐसे ही मैं सेकेंड का कुछ इस डायरेक्शन में करूंगा, तो आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि जब मैं पहली वाली लाइन का इंटीग्रेशन ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसी दूसरी का नीचे वाली डायरेक्शन में, तो इस लाइन का नेट जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको और अच्छे से अगर आपको समझना हो तो मैं थोड़ा सा जूम आउट करके इसको सेपरेट बना देता हूँ। जैसे बीच में मेरा क्रिस क्रॉस एरिया बने हुए हैं, जब मैंने पहली वाली का इंटीग्रेट किया, पहले वाले बॉक्स का, तो कुछ इस डायरेक्शन में किया, मतलब जो ये वाली मेरी बाउंड्री वाली लाइन है, ये इसमें इंटीग्रल मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड में जब दूसरी वाली में इंटीग्रल करूंगा उसी डायरेक्शन में, इसमें देखिए आप नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब मैंने जो बीच में एक्स्ट्रा बाउंड्री लाइन ली उसका इंटीग्रल कैंसिल हो गया। सिमिलरली जब हम हर एक बॉक्स का इंटीग्रल कर देंगे कुछ इस टाइप से, तो मैंने जितनी भी एक्स्ट्रा लाइन ले ली मेरी सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, एंड मेरी ओनली ये बाउंड्री बाहर की बस बचेगी, जिसका मेरा नेट A.dl इंटीग्रल था। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके आगे की प्रोसेस। इधर से मैं क्या लिख सकता हूँ कि मेरा जो नेट, जो कर्व का इंटीग्रल होगा, नेट कर्व का, ये मेरी छोटी छोटी कर्व है, जैसे ये मेरी कर्व C1 हो गई, इसका एरिया DA1 हो गया, ये मेरी कर्व C2 हो गई, इसका एरिया DA2 हो गया। तो मेरा जो नेट A.dl था पूरी कर्व का C का, वो आ जाएगा इंटीग्रल A.dl वेक्टर कर्व 1 का, प्लस इंटीग्रल C2 का A.dl, अप टू कहाँ तक, प्लस इंटीग्रल ऑफ A.dl मेरी Cn कर्व का, मतलब n स्मॉल कर्व्स मैंने ऐड अप कर दी। तो ये सारी ऐड अप होकर क्या बना देंगी, मेरी नेट जो सरफेस इंटीग्रल है। तो इधर से मैं क्या कर सकता हूँ, तो मेरा जो A.dl है पूरी सरफेस का कर्व C का, इसको मैं लिख सकता हूँ इन सब का समीशन, मैं लिख दूंगा समीशन I इज इक्वल्स टू 1 से n इंटीग्रल CI A.dl। इसका मतलब आया आपको समझ में कि जो हर एक इंटीग्रल है 1 2 3, इसको मैंने CI लिख दिया। CI का मतलब क्या हो सकता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, समीशन लगाया, समीशन का मतलब होता है प्लस, तो मैंने बीच में प्लस का साइन आ जाएगा जो मेरा प्लस बीच में था, एंड I इज इक्वल्स टू 1 से n, मतलब मेरा यही वाली फॉर्म वापस आ जाएगी। तो इधर से आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं अपना A.dl को ये वाली चीज लिख सकता हूँ जो मैंने इतना बड़ा एरिया लिखा है। देन हम अपने नेक्स्ट पेज पर आते हैं। हमको एक वैलिड पॉइंट मिल गया है कि मेरा जो इंटीग्रल A.dl है वो भी होल कर्व का, इसको मैं लिख सकता हूँ समीशन I इज इक्वल्स टू 1 से n इंटीग्रल CI A.dl। ठीक है, अब हमारी जो कर्ल होता है, अभी तक हम कर्ल वर्ड पढ़ रहे हैं, कर्ल, अगर किसी चीज़ का हमको कर्ल निकालना हो, वेक्टर फील्ड ए का कर्ल, तो ये होता है मेरा डेल क्रॉस ए। ये बात आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होगी, कर्ल क्या होता है। कर्ल की मेरी एक और डेफिनेशन होती है जिसको मैं इधर यूज करने जा रहा हूँ। तो कर्ल होता है हमारा, कर्ल इज इक्वल्स टू मैक्स लाइन इंटीग्रल अपॉन, सॉरी, सरफेस एरिया। अच्छा, कई लोग सोचेंगे ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, तो भाई ये बाय डिफॉल्ट ये कर्ल का मेन फॉर्मूला यही होता है, ये तो इसका एक नोटेशन होता है शो करने का। बाकी कर्ल का एक ऑफिशियल जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैक्स लाइन इंटीग्रल अपॉन सरफेस एरिया। ये आप ऐसे का ऐसा बिल्कुल S2 सेम बिल्कुल आप कॉपी करके एग्जाम में लिख सकते हैं। तो इधर से मैं अपना कर्ल कैसे लिख सकता हूँ, मैक्स लाइन इंटीग्रल, तो मेरा मैक्स लाइन इंटीग्रल क्या था, पूरी कर्व का जो इंटीग्रेशन था, इसको मैं A.dl लिख सकता हूँ। और सरफेस एरिया देखो, मेरे बहुत छोटे छोटे सरफेस एरिया थे, DA1 DA2, जो मैंने इधर ये छोटे छोटे ये लिए हैं, तो इनके छोटे छोटे एरिया DA1 DA2 था, मतलब मेरा जो नेट एरिया ये होगा, ये मेरा DA1 प्लस DA2 इस टाइप से इनका एड अप होके बन जाएगा। ये चीज़ तो समझ आ गई होगी आपको। तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ समीशन I इज इक्वल्स टू 1 से n और DAI। इसका मतलब ही क्या हुआ, जो मैंने ये नीचे वाली चीज़ लिखी, इसका मतलब है DA1 प्लस DA2 प्लस DA3 अप टू ऐड करते जाएंगे DAN तक। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो इधर से मुझे अपने कर्ल की एक डेफिनेशन मिल गई कि मेरे कर्ल इज इक्वल्स टू क्या होता है, दिस थिंग। तो इधर से मैं आगे इसको क्या करूंगा फर्दर, मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा। जो ये मेरा कर्ल था, कर्ल में जो ये वाला पोर्शन है, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा। तो मैं इधर से क्या लिख सकता हूँ, वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो मैं, मेरी जो ये समीशन वाली चीज़ है, ये फिर से देखिए, ये मेरा क्या लिखा हुआ है,
समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन एंड डी ए आई। तो ये वाली चीज मैं कर्ल के साथ मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा, और कर्ल किसका, ए फील्ड का। तो इधर से मैं लिख दूंगा समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 से एन सी यू आर, कर्ल ए का कर्ल मैंने लिया और इनटू में डी ए आई। डी ए आई मेरा बेसिकली था ये वाला पोर्शन, और डी ए आई साथ में लिखा था, मैंने बीच में कर्ल को मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल्स टू मेरा आ गया इंटीग्रल ए डॉट डी एल, और ये मेरा मैक्स लाइन इंटीग्रेशन आ गया। इसको आप चाहें तो हम पहले भी देख चुके हैं कि हम क्या लिख सकते हैं, समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 से एन और इंटीग्रल सी आई ए डॉट डी एल। ये तो हम पहले ही बहुत अच्छे से देख चुके हैं कि इसको हम इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा सी आई इंडिविजुअल कर्व का सम है। तो इधर से मुझे क्या मिल गया, समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 से एन एन कर्ल ए डॉट डी ए आई इज इक्वल्स टू समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 से एन इंटीग्रल सी आई ए डॉट डी एल। अच्छा, मैंने जो एलिमेंट्स लिए हैं छोटे छोटे वो बहुत स्मॉल हैं, जैसे जो ये कर्व में मैंने बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स लिए थे, जो ये एरियाज है ये बहुत स्मॉल है, मतलब मेरा जो डी ए आई एरिया है, डी ए आई एरिया ये बिल्कुल टेंड्स टू जीरो है, जीरो के बराबर है, जीरो से जस्ट थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन मेरे जो पार्ट्स हैं मैंने एन पार्ट्स माने हैं, तो जितना छोटा एरिया होगा उतने ज्यादा पार्ट्स होंगे, मेरा एन टेंड्स टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इस चीज का मतलब क्या होता है कि मेरे को सारे एरियाज जोड़ के लिखने हैं, जो बहुत छोटे छोटे एरिया हैं, आई बराबर 1 से लेके एन तक, लेकिन एन लगभग मेरा इन्फिनिटी तक है, मतलब मुझे अगर नेट एरिया चाहिए तो डी ए आई 1 प्लस डी ए 2 अगर ऐसे में लिखना चाहूँ प्लस डी ए 3 अप टू, ये तो मेरे बहुत इनफाइनाइट एरियाज हो गए। ऐसे एरिया को ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन। इसका मतलब अगर मेरा ये चीज है कि डी ए आई टेंस टू जीरो एंड एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसको मैं लिखूंगा लिमिट डी ए आई टेंस टू जीरो, डी ए आई का मतलब क्या है, ऐसा डी ए एरिया है और आई एरिया है, एंड एन टेंस टू इन्फिनिटी, और मेरा ब्रैकेट में क्या है, समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन और कर्ल ए डी ए आई इज इक्वल्स टू, ये मेरा नेट लिमिट बाहर लगा के रखी है मैंने, और मेरा था कर्व इंटीग्रल सी आई और समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 से एन, वही सिमिलर थिंग दोबारा हम इसको नोट डाउन करेंगे। इधर से हम इसको समीशन को हटा के, क्योंकि इंडिविजुअल एरिया ऐड नहीं कर पाएंगे और हम लिमिट लगा देंगे, तो ये मेरा समीशन इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है। मतलब अगर मैं पूरी कर्व का इंटीग्रेशन कर दूं, कर्ल ए और डी ए, पूरी कर्व का जो छोटा सा डी ए एरिया है इसका मैं इंटीग्रेशन कर दूं, किसका, पूरी सरफेस के अलाउंग, तो भी तो मुझे सारे एरियाज का सम मिल जाएगा, क्योंकि अगर मैं किसी भी, जैसे मुझे ग्राफ एक कर्व होती है इसका एरिया निकालना होता है, तो भी तो मैं इसका इंटीग्रेशन ही कर देता हूँ, तो मैंने इधर इसका इंटीग्रेशन कर दिया इज इक्वल्स टू, और मेरा जो ये वाला पोर्शन था ये तो हमको पता ही है कि इसको बेसिकली हम दोबारा अगेन क्या लिख सकते हैं, नेट कर्व इंटू ए डॉट डी एल। इसका अगर मैं समीशन हटाना चाहूँ, समीशन का साइन, तो मुझे नेट कर्व का निकल आएगा, जो मैं इंडिविजुअल कर्व का निकल रहा था, अगर मैं इन सबको एडअप कर दूं, समीशन साइन हटा दूं और सब एडअप कर दूं, तो नेट कर्व का एरिया निकल आएगा, तो मेरा आ जाएगा कर्ल ए डी ए इज इक्वल्स टू ए डॉट डी एल। तो फाइनल फॉर्म हमको इस तरीके से क्या मिल गई, इधर से मुझे मिल गया फाइनल इंटीग्रेशन ए डॉट डी एल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कर्ल ए वेक्टर डॉट डी ए, और डी ए के ऊपर आप चाहें तो वेक्टर लगा सकते हैं, और ये हमारा कर्व लाइन इंटीग्रल है, ये हमारा सरफेस इंटीग्रल है। इसी को हमारे दूसरे तरीके से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, इंटीग्रल ए डॉट डी एल इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल कर्ल को हम डेल क्रॉस ए वेक्टर भी लिख देते हैं डॉट डी ए वेक्टर। तो ये जो हमारा आ गया प्रूफ करके, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो चुका है, तो जो ये वाली चीज प्रूव करके आई है, यही है हमारी कर्ल स्टोक्स थ्योरम। तो हेंस हमारी थ्योरम हो चुकी है प्रूव्ड। ठीक है, तो वेल हमारी वीडियो खत्म हो चुकी है, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो आप प्लीज़ चैनल वीडियो को लाइक जरूर से करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से हमको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। मैं मिलता हूँ इसी तरीके की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।